नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस की तैयारी के इस चैनल में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है या अभी इसके बारे में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्यों डेडिकेटली करंट अफेयर की वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इन न्यूज़ एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड हाउ दिस एक्ट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट द ओरिजिनल एक्ट वाज नॉट एबल टू। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मेंस में पूछा जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर इस करंट अफेयर की वीडियो में जो इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कवर अप किया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्यों न्यूज़ में था। रिसेंटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया है। और ये जो एक्ट है 2019 वाला, ये 20 जुलाई 2020 से जो है उसको लागू कर दिया गया है। इसलिए ये जो है एक्ट जो है वो न्यूज़ में आया है, क्योंकि अब ये बहुत ही लेटेस्ट जो है करंट अफेयर का वो है टॉपिक है। तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आना जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से कैसे बेटर है। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्यों नया एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब प्रीवियस एक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें पता है 1986 का जो एरा है या 1986 का जो टाइम था, उस टाइम पे डिजिटल जो वर्ल्ड है इतना फ्लॉरिश नहीं किया था। उस टाइम पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी कंज्यूमर राइट्स के लिए। और कोई भी मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं तो हम किसी भी जगह से खरीद लेते। पहले होता था कि हम जो भी खरीदते थे वो लोकल मार्केट से खरीदते थे। अब जो डिजिटल पेनिट्रेशन वो इतना इंक्रीज़ कर चुका है कि हम लोग नॉर्थ में बैठे हुए साउथ से चीज़ मंगवा सकते हैं, साउथ में बैठे हुए नॉर्थ से चीज़ मंगवा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग बाहर की कंपनीज से भी जो है वो चीज़ें मंगवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ क्या क्या इश्यूज़ थे। तो फर्स्ट इश्यूज़ वही है कि वो जो है डिजिटल एज के साथ अलाइन नहीं था, क्योंकि 1986 में जो है वो डिजिटल वर्ल्ड ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था। तो इस पर्टिकुलर एक्ट 2019 में जो है 1986 की इस कमी को जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए या एड्रेस करने के लिए कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो है कि 1986 के एक्ट में जो था वो रेगुलेटर की कमी थी। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे कि जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसका निर्माण किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। और उस वक्त जो था 1986 के जो एक्ट में जो थी वो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो लैक करती थी। और मतलब इसका मतलब ये है कि उस टाइम अगर हम लोग लिटिगेशन को देखें तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो फाइलिंग होती है केसेस की वो बहुत ज़्यादा होती है। बट उसको जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके डिसीजंस आते हैं या तो वो बहुत लेट आते हैं। मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और हमें पता नहीं है कि अगर हमें सोचो 2 साल में जो है उस चीज़ का जस्टिस चाहिए तो वो हमें 10 साल में मिल रही है, 5 साल के बाद मिल रहा है, क्योंकि लिटिगेशन का जो टाइम था वो इंक्रीज़ करता रहता है। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने जो है एक टाइम फ्रेम को जो है एड्रेस करने की कोशिश की है और उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जो है वो प्रोविजंस क्या है या फीचर्स क्या हैं। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स में उसको जो है डिस्कस किया है। तो फर्स्ट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने जो है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है उसको बताया है। मैं थोड़ा ज़्यादा सारी स्लाइड्स को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसका जो लिंक है या स्लाइड्स का जो PDF है वो आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक सिर्फ थोरो बताऊंगी कि इस एक्ट के जो है वो प्रोविजंस क्या हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन को बताया गया है। कंज्यूमर कोई भी ऐसा बंदा है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि चीज़ें खरीदता है या सर्विसेज अवेल करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करता है किसी भी पर्पज़ के लिए अदर देन कमर्शियल पर्पज़, तो उसको जो है कंज्यूमर बोला जाएगा। ये जो है उन लोगों को इंक्लूड नहीं करता है या जो रीसेल से जो है चीज़ें खरीदते हैं एंड जो सर्विसेज कमर्शियल पर्पसेस के लिए खरीदते हैं उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये सारी तरह की जो है ट्रांजैक्शंस को जो है कंसिडरेशन में लेता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से किया हो। तो इन सबको जो है ये अंडर कंसिडरेशन लेता है, जो कि प्रीवियस एक्ट्स में नहीं था। ये हमने पढ़ा है कि डिजिटल पेनिट्रेशन या डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं था उस टाइम पे।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस एक्ट के अंडर जो है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो बनाया गया है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो लोगों के राइट्स को जो है इन्फोर्स करेगी या उनके प्रोटेक्शन को जो है प्रमोट करेगी, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या एडवर्टाइजमेंट है या जो कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिनसे कंज्यूमर राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनको भी ये अंडर सर्वेलियंस रखेगी। इसका एक और भी काम है कि इसके पास राइट है कि ये पेनल्टीज़ जो हैं वो इम्पोज कर सकती हैं उन लोगों पे जो कि इन सब नॉर्म्स को जो है वायलेट कर रहे हैं। इसका एक ये भी काम होगा कि जैसे हमारे सेलेब्स होते हैं या वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो है उतना वैसा इफ़ेक्टिव नहीं है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। इसकी जो एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी जो कि इन वायलेशंस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो बन जाएगी, और बात यह है कि इन्हीं के पास पेनल्टी का प्रोविजन भी है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहा है तो जो डिले होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी चीज़ों के लिए डिले होते हैं क्योंकि जो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है या इंटीग्रेशन होता है डिपार्टमेंट्स के बीच में वो नहीं होता है। तो एक ये भी पॉइंट को जो है ये एड्रेस कर रही है। नेक्स्ट जो है वो कंज्यूमर राइट्स को ये एड्रेस करेगी। ठीक है, जो हमारा 1986 का जो एक्ट था वो उसमें सेम राइट्स थे, बट वो जो राइट्स थे वो सिर्फ गुड्स के लिए लिमिटेड थे। बट 2019 का जो ये एक्ट है उसने जो अपना स्कोप है वो सर्विसेज के लिए भी इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के लिए, बट ये हमने पीछे भी पढ़ लिया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी या उनको इन्फोर्स करने की कोशिश करेगी। तो इसमें कौन कौन से जो है राइट आएंगे कि ये है कि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं कि टू बी हर्ड और टू बी एश्योर्ड ऑफ द जस्टिस ऑन इन अ टाइम फ्रेम, उस चीज़ को जो है ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर का जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके जो ग्रीवेंसेस है उसके जो रिड्रेसल्स हैं या उनको रिड्रेस किया जाएगा, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं उनको भी देखा जाएगा। कंज्यूमर को जो है उसके राइट्स के बारे में जो है अवेयर कराया जाएगा ताकि जो नेक्स्ट टाइम से उसको किसी भी चीज़ से मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो उन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो पेनल्टीज़ हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसको हमने पीछे कवर कर लिया था, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी गई है कि CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में इम्पोज अ पेनल्टी ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एंडोर्सर ऑफ अप टू 10 लाख रुपीज़ एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years फॉर द फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमने CCPA के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के फंक्शंस में पीछे पढ़ लिया है कि उनका क्या काम होगा। तो जो भी वो जो है उनके अंदर ही एक इन्वेस्टमेंट विंग है। इन्वेस्टमेंट विंग जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो बताएगा। उसके बाद जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन इन्वेस्टिगेशंस को जो है वो जज करेगी, और उसके बाद जो है उनको जो है ये पावर है कि वो, या राइट है बोल सकते हैं, उनको ये राइट है या पावर है कि वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो कर रहा है चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो उसके ऊपर पेनल्टीज़ जो हैं वो इम्पोज कर सके। ये जो है नेक्स्ट जो है हमारा वो प्रोडक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है या कि सेलर है उसके ऊपर जो है ये लायबिलिटी होगी कि वो कंज्यूमर को जो है किसी भी अगर उसके गुड से किसी भी कंज्यूमर को जो है हार्म हुआ है या इंजरी हुआ है या फिर कोई भी डिफेक्टिव गुड या डिफेक्टिव सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किए हैं तो उसके लिए जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक बार फिर देख लीजिए कॉम्पनसेट कौन कौन करेगा। वो होगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और जो भी सेलर होगा, मतलब दुकानदार जो होगा वो भी जो है वो कॉम्पनसेट करेगा कंज्यूमर के लिए। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये है कि इसको अवेल करने के लिए या आपको ये कॉम्पनसेशन जो अवेल करने के लिए है, ये जो आपकी कह सकते हैं जो आपकी कंप्लेंट है ये CCPA तक जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। इस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ये पहले भी था, इसको 3 लेवल्स पे बनाया जा रहा है। नेशनल लेवल पे भी बनाया जाता है, स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी बनाया जाता था। ये प्रीवियस एक्ट में भी था, 1986 के एक्ट में भी था। अब जो यहाँ पे उन्होंने वैल्यू जो है वो बता दी गई है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी भी कंप्लेंट की वैल्यू 1 करोड़ से कम है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो वो स्टेट लेवल पे वो कंप्लेंट्स होंगी, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है उस कोई भी चीज़ आपने जो खरीदी है तो वो नेशनल लेवल पे वो कंप्लेंट जाएगी। और जो फाइनल अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वही उसकी फाइनल अपील जो है देंगे। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर फ्रेंडली है क्योंकि ये कंज्यूमर के राइट्स को जो है
कंसीडर कर रहा है, उनके राइट्स के लिए उनको अवेयर करा रहा है। इसमें जो है कंज्यूमर को कहीं पे भी बैठा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इंडिया में बैठे हो और आप स्यू करना चाहते हो इंटरनेशनल कंपनीज़ को, तो आप स्यू कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ में बैठे हो और आप साउथ की कोई कंपनी है जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं, तो आप उनको भी स्यू कर सकते हो। आपको वहाँ जाके फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हो डायरेक्टली। तो उस तरह से ये कंज्यूमर फ्रेंडली है। और इसके ऊपर ये है कि अगर आपने कोई कंप्लेंट दी है तो ये जो है 21 दिन के अंदर जो है उसकी एडमिसिबिलिटी जो है वो डिसाइड की जाएगी, मतलब एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। और आपको जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जो है विद इन अ टाइम फ्रेम आपको जो है वो जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो है वो जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उसके साथ जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है मीडिएशंस के लिए वो भी अटैच किए गए हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रीवियस स्लाइड है वो मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बस एक एड ऑन स्लाइड है जो मैंने ऐड की है। तो इसका इतना कुछ रेलेवेंस नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो आपको पता है कि उस पर एक रिटर्न पॉलिसी होती है कि आप इतने दिन में इस चीज़ को रिटर्न कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ जो है या वो उसको मानने से इनकार कर देती हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि आप जो है अगर आपने 30 डेज़ का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को गुड कोई परचेज़ किया है और वो बंदा उस गुड को वापस आपको करना चाहता है तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है कि आप किसी भी, जैसे ये कंपनीज़ होती है तो इनके पास हमारी मोस्टली इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा होम एड्रेस होता है, हमारा फ़ोन नंबर होता है, हमारा नाम होता है, हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, इनके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जो कंपनीज़ हैं वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। अगर ये डिस्क्लोज़ करना चाहे तो दैट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। और कोई भी आपको कभी बिल या कोई भी उसकी रिसिप्ट देने से मना नहीं कर सकता। इस स्लाइड में सिर्फ बेसिकली यही सब चीज़ें कवर की गई हैं, वो मोस्टली आपको जनरल हैं, वो आपको थोड़ी बहुत पता भी होती हैं, बट इस चीज़ में यहाँ पे इन्फोर्स कराया जा रहा है उस चीज़ को, ताकि कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए प्रोटेक्टेड रहें। अब देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के साथ चैलेंजेस क्या हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीगल इकोसिस्टम नहीं है तो जो भी लॉ है, कोई भी लॉ है, उसका इन्फोर्समेंट जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये जो है हमें एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो है इधर हमारे CCPA के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाई गई है कि कोई भी 4 लोग मिलके या 5 लोग मिलके ऐसे करेंगे। सिर्फ वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी CCPA के मेंबर्स को या चेयरमैन को, तो वो भी नोटिफिकेशन द्वारा करेगी। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर जो है वो सेंट्रलाइज कर रही है, तो ये हमारे जो है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर या फिर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो है वो अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें मोस्टली पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मतलब ऑटोक्रेटिक रूल यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो वो एक चीज़ है, वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा CCPA के करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप जो है ये जो टॉपिक है इसको आप मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेंस पे जो है GS पेपर 2 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्लाइड पढ़ ली है या आपने ये एक वीडियो सुन ली है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को वहाँ पे टैकल करना। चाहे आप उसके लिए प्रीवियसली पढ़ के गए हो नहीं गए हो वो मैटर नहीं करता। अगर आपने इस वीडियो को एक बार सुन लिया है तो दैट वुड बी हेल्पफुल और आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम और जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।